पढ़ेंगे सैयद वंश, इसके बाद एक और लोधी वंश है, उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं इस चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक, अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और यदि कोई डिसलाइक करते हैं तो कारण जरूर बता दीजिए कि आपने क्यों डिसलाइक किया। कमेंट करिए या किसी भी तरीके से हमको बता दीजिए। केवल इसलिए डिसलाइक करना कि आपको डिसलाइक करना है ये अच्छा नहीं है, आप रीजन बताइए कि क्यों आपने डिसलाइक किया। हम आगे उसको कोशिश करेंगे कि इम्प्रूव करें, तो आप जरूर बताइए जो लोग डिसलाइक करते हैं वीडियो को। चलिए, हम लोग पिछला दिन पढ़े थे कि जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह, इसी के समय में 1398 ईस्वी में तैमूरलंग का भारत पे आक्रमण हुआ था। जब ये तैमूरलंग लूट करके चला गया दिल्ली से, तो जाते वक्त इसने क्या किया था कि अपना जो जीता हुआ क्षेत्र है वो सौंप गया किसको, खिजर खां को, और उसी खिजर खां ने आने वाले समय में जो है वो सैयद वंश की स्थापना की। और ये खिजर खां जब तक जिंदा रहा, जब तक शासन किया, तब तक जो है वो तैमूर का पुत्र था शाहरुख, उसी के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता रहा, सालाना टैक्स भी भेजा करता था, और खुद को जो है वो सिपा सालार मानता था। सिपा सालार का मतलब होता है सेनापति। अपने आप को तैमूर का जो पुत्र है शाहरुख, उसका सिपा सालार मानता था, उसी का प्रतिनिधि के रूप में जो है वो शासन किया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मोहम्मद गौरी के सिपा सालार के रूप में शासन किया था किन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक उसी तरह से तैमूर के जो पुत्र हैं उनके सिपा सालार के रूप में शासन किया इन्होंने, खिजर खां ने। अब यहाँ पर देखिए, ये जो खिजर खां हैं ये अपने आप को जो इस्लाम के फाउंडर हैं पैगंबर मोहम्मद, उनका वंशज मानते हैं, और जो पैगंबर मोहम्मद है उनको सैयद भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि सैयद वंश का नाम सैयद क्यों पड़ा। रीजन यही है कि जो खिजर खां है अपने आप को पैगंबर मोहम्मद या कहें सैयद का वंशज मानते हैं, इसलिए वंश का नाम क्या पड़ा, सैयद वंश। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिए कि इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली, इन्होंने रैयत या आला इसकी उपाधि ली। और ये रैयत या आला मतलब होता है किसानों का प्रमुख। यहाँ पे एक चीज और आपसे एग्जाम में पूछता है कि ये तो किसानों का प्रमुख हुए ना, क्वेश्चन एक और आता है कि किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है इंडिया में। तो ध्यान रखिएगा, यदि ये पूछा कि किसानों का मसीहा, मसीहा कहने का मतलब जो उसके वेल बीइंग के लिए अच्छा कार्य करता हो उसी को कहेंगे किसानों का मसीहा। तो ये है चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। एक चीज और याद रखिएगा, इनका जो जन्म दिवस है 23 दिसंबर, ये मनाया जाता है किसान दिवस के रूप में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए, इनके शासनकाल में, खिजर खां के शासनकाल में, तुगलक वंश के समय में बहुत सारे जो क्षेत्र थे उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। हम लोग वहां पढ़े भी थे। अब खिजर खां के समय में क्या हुआ, तो बहुत सारे क्षेत्रों को जैसे कि सिंध, मुल्तान, इन क्षेत्रों को वापस दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया, जो कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। और अपने लंबे कार्यकाल, खिजर खां का यदि कार्यकाल की बात करेंगे तो टोटल 38 साल तक इन्होंने जो है वो शासन किया था, जो कि सबसे लंबा है यदि किसी एक शासक की बात करें। पूरे वंश की बात करें तो सबसे ज्यादा दिनों तक शासन करने वाला वंश है तुगलक वंश। लेकिन किसी एक हम शासक की बात करें, किसी एक शासक की बात करें तो खिजर खां 38 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। पूरे दिल्ली सल्तनत में ये सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने ये सभी सिंध मुल्तान को जीता। ठीक है, और विशेष ऐसा कोई कार्य था नहीं इसके समय में। ये उदार टाइप का शासक हुआ करता था, न्यायप्रिय शासक हुआ करता था, कट्टर नहीं था। इतिहासकार है एक फरिश्ता, उनके अनुसार जो है ये एक न्यायप्रिय थे, न्यायप्रिय राजा थे। ठीक है, न्यायप्रिय राजा थे और उदार भी थे, इतिहासकार फरिश्ता कहते हैं। और इतिहासकार जो फरिश्ता है वो कहते हैं कि ये इतना न्यायप्रिय, इतना उदार शासक थे कि इनकी दिल्ली की जनता में एक कह सकते हैं बहुत ज्यादा पकड़ थी, जनता से बहुत ज्यादा लगाव था। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो दिल्ली की जनता ने जो है वो काले कपड़े पहन करके शोक मनाया था। आप जानते होंगे, शोक मनाने के लिए काला कपड़ा जो है वो शोक का प्रतीक है। ठीक है, तो इतना सारा चीज है यहाँ पे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बनता है क्वेश्चन वो ये बनता है, और ये आपका बनता है रैयत या आला बनता है। ये क्वेश्चन भी आया है, बाकी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो सारा देख लीजिएगा।
अब नेक्स्ट जो शासक हुआ सैयद वंश में, टोटल 4 शासक हुए हैं, तो उसमें से आपका खिज्र खां हो गया। अब खिज्र खां के बाद जो है वो आपका मुबारक शाह, ठीक है, मुबारक शाह सैयद वंश के शासकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक है। सैयद वंश के जितने भी शासक हुए उसमें से ये सर्वश्रेष्ठ शासक है, सैयद वंश के शासकों में से। इसके समय की जो जानकारी है वो हमें मिलती है तारीख या मुबारक शाही ग्रंथ से। तारीख या मुबारक शाही ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है इसके शासनकाल में, ठीक है। ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं सरहिंदी या मद बिन सरहिंदी। सरहिंदी भी याद रखें तो आपका काम बन जाएगा, ये पुस्तक काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, अब इसने उपाधि किस चीज का लिया, तो इन्होंने उपाधि लिया शाह। शाह का माने होता है राजा टाइप का, तो इन्होंने शाह की उपाधि ली। प्लस जो है इन्होंने खुतबा पढ़वाया। खुतबा हम शुरू में बताए थे, खुतबा क्या होता है। खुतबा जो है वो राजा जो है अपने प्रशंसा, अपने तारीफ में जो है वो धार्मिक जो गुरु होते हैं उससे कुछ लिखवाते हैं, कुछ पढ़वाते हैं अपनी तारीफ में, वही खुतबा है अपनी प्रशंसा में, ठीक है। तो इन्होंने खुतबा पढ़वाया, प्लस अपने नाम से सिक्के चलाए इन्होंने, ठीक। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इन्होंने जो है एक नगर बसाया मुबारकबाद। शहर का नाम क्या है, मुबारकबाद। नाम है मुबारक शाह और शहर जो बसाया, नया शहर बसाया, शहर का नाम है मुबारकबाद। अब ये शहर के निरीक्षण करने के दौरान, निरीक्षण मैंने समझ रहे हैं उसका इंस्पेक्शन, तो निरीक्षण करने के दौरान जो है इन्हीं के वजीर हुआ करते थे, उनका नाम है सरवन, इन्होंने ही जो है इसकी हत्या कर दी, ठीक है, मुबारक शाह की। तो ये तो यहां से ध्यान रखिए, और विशेष कुछ है नहीं, सबसे शासक है, तारीख मुबारक शाही, ये लेखक का नाम, यही 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, बाकी ये सब भी पूछा जा सकता है, तो आप जरूर ध्यान रखिए इसे। तो ये हुआ आपका मुबारक शाह, ठीक है। मुबारक शाह के बाद अगला जो है वो आए मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह। अब इसकी बात करेंगे तो इनके समय में क्या बड़ा घटना रहा, तो इसके समय में मालवा का पठार, साउथ इंडिया का हिस्सा मानकर चलिएगा, यहाँ के शासक थे महमूद खिलजी। इन्होंने जो है वो दिल्ली पर आक्रमण किया, याद रखिएगा, महमूद खिलजी मालवा का शासक, इसने दिल्ली पर आक्रमण किया। और जब आक्रमण किया तो इन्होंने अपने अधिकारी जिनका नाम था बहलोल लोदी, इनसे मदद मांगा कि हेल्प करिए। ये उतना योग्य शासक था नहीं कि इस आक्रमण को झेल सके, सामना कर सके, तो इन्होंने बहलोल लोदी को हेल्प करने के लिए कहा, ठीक है। और यही बहलोल लोदी हम लोग देखेंगे आगे चल करके लोदी वंश के संस्थापक बने। तो अभी फिलहाल आप नाम ध्यान रखिए, बहलोल लोदी, ठीक है। चलिए, और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ, एक चीज और पूछ सकता है कि इन्होंने इसे खाने जहां की उपाधि दी। खाने जहां, खान मने होता है खान, समझ लीजिए, बोलते हैं खान मने अच्छा समझना है, और जहां मने संसार, तो पूरे संसार का खान, ठीक। चलिए, तो ये हुआ मोहम्मद शाह। अब अगला जो शासक बने वो है अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह। इसके समय में जो दिल्ली सल्तनत है वो काफी सिकुड़ गया था। जो राज्य थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना फिर से शुरू कर दिया, और राज्य क्षेत्र जो है दिल्ली के आसपास ही रह गया था, ठीक है। दिल्ली से वनली 30 कोस, ठीक है, 30 कोस, ये जिस तरह से किलोमीटर उसी तरह से कोस ही होता है, ठीक है, 3-4 किलोमीटर बराबर एक कोस होना चाहिए। तो दिल्ली से 20 कोस दूरी पर एक क्षेत्र था पालम, बस उसी रेडियस में ही इसका जो शासन है वो रह गया था दिल्ली सल्तनत। बाकी सभी जो क्षेत्र है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे, नहीं तो फिर जो पड़ोसी राज्य थे, पड़ोसी जो शासक थे, उसने दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र जो है जीत करके अपने क्षेत्र में मिलाना शुरू कर दिया था, ठीक है। इनके समय में एक कहावत प्रचलित था कि जो आलम है, आलम, इसका जो शासन है, इसका जो साम्राज्य है पालम तक। देख रहे हैं, आलम का साम्राज्य जो है कहां तक, पालम तक। आलम से पालम भी लिखा रहता है। तो इसके समय में इतना सिकुड़ गया कि कहा जाने लगा कि साम्राज्य जो है वो ओनली है कहां, आलम से लेकर के पालम तक, ठीक। चलिए, अब फिर इसने परेशान होकर के किया क्या, तो वही बहलोल लोदी जो हैं
इन्हीं को सत्ता सौंप दिया और खुद चले गए बदायूं। बदायूं कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। जब से हम लोग शुरू किए हैं तब से हम लोग बदायूं के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़े थे इल्तुतमिश के बारे में, तो वहां पे पढ़े थे कि इल्तुतमिश भी बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। गवर्नर सूबेदार एक ही चीज होता है, जिस तरह से अभी राज्यपाल ना, कुछ उसी तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश। अब देखिए इस लोधी वंश की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो लिखे थे वो क्या था? सैयद वंश। ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं, सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला ये एकमात्र शिया वंश है। हम शुरू में बताए थे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें दो गुट हैं, एक है शिया और एक क्या है? सुन्नी। एक शिया और एक आपका सुन्नी। अधिक संख्या किनकी है? सुन्नी की। वर्चस्व किसका चलेगा? सुन्नी का, शिया का नहीं। और सैयद वंश एकमात्र ऐसा है जो शिया वंश से जुड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए इस लोधी वंश की बात करें तो ये लोधी वंश अफगान के थे। बहलोल लोधी जो है वो अफगान के थे, अफगानिस्तान। तो ये एकमात्र अफगान वंश है, या कहें ऐसा एकमात्र वंश है जो अफगान से जुड़े हुए थे। ठीक है, और ये क्या है? एकमात्र शिया वंश। कंफ्यूज नहीं करिएगा, इसलिए हम एक साथ बता दिए। समझ गए? चलिए ठीक है। अब इस लोधी वंश का जो शासन काल है वो कहां से कहां तक चला होगा? 51 से 1526। अभी हम लोग देखते हैं लास्ट कहां पे हुआ ये जाकर के। ठीक, ये हुआ आपका पहला बहलोल लोधी। सॉरी, एक गलती हम कर गए, वहां पर सैयद वंश फाउंडर क्या बताए थे? खिज्र खां। ये 38 वर्ष तक शासन नहीं किए थे, थोड़ा सुधार लीजिएगा। बहलोल लोधी जो है वो 38 वर्ष तक शासन किए थे। ठीक, तो ये बहलोल लोधी जो है इन्होंने जो है वो 38 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, बहलोल लोधी। और इस बहलोल लोधी की बात करेंगे तो ये भी उदार शासक ही हुआ करता था। इसके समय में हिंदू जो अधिकारी हैं, जो हिंदू हैं, उनको भी ऊंचे ऊंचे पद दिए गए। आप कुछ कुछ नाम याद रख लीजिए, जैसे रायकरण, राय प्रताप। ठीक है, इन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त किया गया था। हिंदू हैं तब भी इन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त किया गया था। तो समझ सकते हैं कि यह धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था। हाँ, मतलब हिंदुओं से नफरत नहीं करता था। ठीक है, चलिए समझ गए। चलिए अब एक और इसके समय का जो घटना है वो है क्या कि इन्हीं के समय में जो है वो जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। हम यहाँ जौनपुर के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं, ध्यान रखिएगा। 3 चीज यहां से जानना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो जानना है कि जौनपुर की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक। क्यों किया था? तो जो इनके थे ना मोहम्मद बिन तुगलक, भाई बनते लगते थे रिश्ते में, तब उन्हीं के याद में कराए थे। उनका नाम जूना खां हुआ करता था, मोहम्मद बिन तुगलक का। तो उन्हीं की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जो है इस नगर की स्थापना की थी। समझ गए। और जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम, जिसके समय में आपका तैमूर का आक्रमण हुआ था। इसी के समय में क्या हुआ था ना, तो ख्वाजा खां, ख्वाजा जहां इन्होंने जो है, इसने जो है स्वतंत्र घोषित कर लिया। इसने क्या किया? अपने आप को आजाद घोषित कर लिया। तो ध्यान रखिए, स्थापना करने वाले फिरोज शाह तुगलक, और क्वेश्चन पूछा कि किसके समय में जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना हुई, तो वो हुआ नसरुद्दीन महमूद शाह के समय में। ठीक है, और बहलोल लोधी के समय में क्या है, तो इसको जो है वापस दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। ये 3 चीज है। जब क्वेश्चन ये पूछता है कि किसने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की, बहुत लोग फिरोज शाह तुगलक मार देते हैं, जो कि गलत है। तो आप इसको ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं करिएगा। और जौनपुर हम शुरू में बता दिए थे कि जौनपुर को जो है भारत का सिराज कहा जाता है। सिराज कहाँ पे है? तो ईरान, या कहें उसी का पुराना नाम फारस, वहाँ का एक शहर है जो कि अपने सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह से ये भी सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको जो है वो भारत का सिराज कहते हैं। ये जौनपुर आपका अभी कहाँ पड़ेगा? तो आपका पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब इसके समय की एक और बात करेंगे। यदि इनकी उदारता से ही जुड़ा हुआ, तो ये कभी सिंहासन पर बैठ करके शासन नहीं करते थे, सिंहासन पर नहीं बैठा करते थे। जैसे राजा तो सिंहासन पर बैठते हैं ना, तो ये सिंहासन पर नहीं बैठते थे।
अधिकारियों के बीच में बैठते थे। अधिकारी को आप सरदार या अमीर कहें, एक ही बात है। तो अमीरों या कहें सरदारों के बीच में बैठ करके शासन चलाया करता था। तो समझ सकते हैं कितना कॉमन, इतना आम, मतलब आम लोगों से कितना जुड़े हुए थे। माने रौब नहीं था, एक शासक का जो रौब होता है ना, वो चीज नहीं था। ठीक है, चलिए। हाँ, और इन्होंने जो है एक सिक्का भी चलाया था, जो था बहलोली सिक्का। और बाबर के आने तक मुगल जो वंश के जो संस्थापक बाबर है, उनके समय तक यही सिक्का जो है वो विनिमय या कहें लेन देन का माध्यम हुआ करता था। ठीक है, तो इतना सारा चीज आप ध्यान रखिएगा। ये वाला काफी महत्वपूर्ण है, 38 वर्ष। ठीक, चलिए। बहलोल लोदी, ठीक है, बहलोल लोदी। चलिए, ठीक है। अगला जो शासक बना बहलोल लोदी के बाद, वो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, लोदी वंश का ये सर्वश्रेष्ठ शासक था। लोदी वंश में, केवल पूरे दिल्ली सल्तनत में नहीं, केवल लोदी वंश की बात करें तो ये सबसे योग्य शासक हुआ। ठीक है, सिकंदर लोदी, समझ गए। इनका नाम जो है वो सिकंदर शाह भी है। सिकंदर शाह भी है। ठीक है, बचपन का नाम इनका निजाम खान था। बचपन का नाम निजाम खान, शासक बना इस नाम से। बाद में ये प्रसिद्ध हुआ सिकंदर लोदी से। ये तीनों एक ही आदमी है जो लिखे। सही। अब इनके व्यक्तित्व की बात करेंगे तो अपने पिता के जस्ट उलट था। वो उदार थे, दरबारियों के या कहें सरदारों के बीच में बैठ करके शासन चलाया करता था। बोला कोई राजा और कोई सरदार में कोई भेदभाव नहीं हुआ, सब एक हैं। इन्होंने बोला कि नहीं, सुल्तान जो है वो सर्वोच्च है और सिंहासन पर बैठेगा, बाकी सभी जो है अलग रहेंगे। मैंने समानता का व्यवहार नहीं। ठीक है, नो समानता। ठीक है, तो समानता का व्यवहार खत्म कर दिए। सही, चलिए। और बहलोल लोदी के समय में जो है वो हिंदुओं को भी जो है मान सम्मान दिया जाता था, लेकिन इसके समय में नहीं था ऐसा कुछ। इसके समय में जो है हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां नष्ट कर दी गई। और कहा जाता है कि नागरकोट, यहाँ पे एक मंदिर है जिस ज्वालामुखी मंदिर, तो यहाँ का जो मंदिर है ना, उसको तोड़ के जो मूर्ति है, उस मूर्ति को दे दिया था कसाईयों को कि लीजिए मांस तौलिए इससे। ठीक है, बटखारा की तरह। आप गांव तरफ देखते होंगे कि, अब तो नहीं लेकिन पहले आप देखे होंगे कि कुछ चीज तोलना हो तो यदि केजी लोहा वाला नहीं है तो लोग पत्थर से तोलते हैं। तो बस इन्होंने दे दिया वही मूर्ति को मांस तोलने के लिए। तो समझ सकते कितना कट्टर था ये। ठीक है, काफी कट्टर। ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज और है यहाँ पे ध्यान रखना है कि हिंदुओं पर इन्होंने तो अत्याचार किया, ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय है, जो मुसलमान है, उसके लिए भी इन्होंने कुछ कुछ कह सकते हैं गलत किया। तो तजिया पर बैन लगा दिया। ठीक है, मुहर्रम में निकाला जाता है तजिया, आप देखे होंगे, तो उस पर बैन लगा दिया कि अब तजिया नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया। और हिंदू की तो बात ही मत करिए, हिंदू के हर एक जो है वो धार्मिक जो संस्कार होते हैं या जो आयोजन होता है उस पर बैन लगा दिया था। और मुस्लिम में केवल और केवल तजिया पर बैन लगाया। ठीक है, चलिए। सिकंदर लोदी। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे तो इसने जो है आगरा नगर बसाया, आगरा, और राजधानी भी बनाया। और जब बाबर की बात करेंगे तो उसके समय में राजधानी आगरा ही हुआ करता था। इसके अलावा इसने जो है मोठ मस्जिद का निर्माण कराया दिल्ली में। ये काफी मतलब प्रसिद्ध है मस्जिद। तो मोठ मस्जिद एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आगरा नगर तो काफी ज्यादा पूछा जाता है, कभी ईयर भी पूछ देता है इसका। तो 1504 ईस्वी में इसने जो है वो आगरा नगर की स्थापना की। जानते होंगे आगरा उत्तर प्रदेश में है, ताजमहल यहीं पे है। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ। ठीक है, ठीक है। और एक चीज और, आगरा में ही एक किला का निर्माण कराया जिसका नाम है बादलगढ़ का किला। ठीक है, तो बादलगढ़ का किला भी उस समय काफी फेमस हुआ करता था। अभी तो बहुत ढह चुका है, जितना भी पुराना किला है उसमें तो बहुत सारा चीज ढह चुका है। ठीक है, चलिए। अब इनका दूसरा यदि पक्ष देखते हैं, ये तो शासन वाला चीज है। दूसरा यदि पक्ष देखें भाई, तो ये विद्वान थे। ठीक है, ये खुद कविताएं लिखा करते थे। लेकिन यहाँ ध्यान क्या रखना है, जब कविताएं लिखा करते थे तो लास्ट में अपना नाम
सिकंदर लोदी न दे करके, ठीक है, अपना नाम गुलरुखी, ठीक है, गुलरुखी नाम से लिखते थे कविता, मैंने अपना नाम ये क्या बताते थे, गुलरुखी। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, फारसी भाषा में लिखते थे। और ये चीज याद रखने का शायद आपको जरूरत नहीं है, शुरू में हम बता चुके हैं कि ये कॉमन है, ये राजकीय भाषा है। दिल्ली सल्तनत और मुगल जो वंश है, दोनों में ही जो है वो राजकीय भाषा जो हुआ करता था वो फारसी हुआ करता था, तो ऑब्वियस है फारसी में ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए समझ गए। चलिए अब इनके समय की कुछ कुछ जो बहुत क्या कह सकते हैं खासियत, बड़ी बड़ी चीजें थी, वो क्या क्या चीज देखिए। तो इनके शासनकाल में जो है वो ना गुप्तचर व्यवस्था जो है, गुप्तचर व्यवस्था वो काफी ज्यादा मजबूत हुआ करता था। ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था इतना मजबूत हुआ करता था, इतना मजबूत हुआ करता था कि जो पब्लिक है ना वो समझ नहीं पाता था कि इनके पास सूचना कैसे चला जाता है। गुप्तचर विभाग समझ रहे हैं, जो छुप करके जानकारी को अपने आका या कहें अपने जो ऊपर हैं अधिकारी शासक उस तक पहुंचाता हो, जिसको हम लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं। इंडिया में जैसे आईबी है, रॉ है, उसी तरह से। ठीक है, तो इनका काफी मतलब स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, और जनता समझ नहीं पाता था कि इस तक पहुंच कैसे जाता है। ठीक है, लोग को लगता था कि जो भूत प्रेत है या आत्मा वो पहुंचा देता है। ठीक है, और एक चीज आपकी जानकारी के लिए बता दें तो पूरे दुनिया में सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग जो गुप्तचर विभाग वर्तमान में है वो इजराइल का नाम है, वहां की एजेंसी का मोसाद। हमारे यहाँ इंडिया में आईबी, रॉ, और वहां पे मोसाद सबसे खतरनाक वर्तमान समय में। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि ये सल्तनत में सिकंदर लोदी के समय में ऐसा था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी गुप्तचर विभाग इतना संगठित और इतना मजबूत नहीं हुआ करता था जितना इनके समय में है। ठीक है, चलिए और एक चीज, इन्होंने भूमि को मापने का एक पैमाना विकसित किया, गज या सिकंदरी। पैमाना बुझते हैं, किसी भी चीज को मापने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसी को पैमाना बोलते हैं, स्केल। ठीक है, दूरी मापने के लिए किलोमीटर, यदि द्रव्यमान मापना हो केजी, तो उसी तरह से भूमि मापने के लिए इन्होंने गज या सिकंदरी। 30 इंच बराबर एक गज या सिकंदरी हुआ करता था। गांव में अभी भी लोग गज में बोलते हैं, 1 गज 2 गज। ठीक है, ठीक है, बहुत धागा उगा लोग बेचते हैं ना, उन लोग गज में मापते हैं। अब यदि सुने होंगे तो वही है गज या सिकंदरी, उसी को लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, गज। ठीक है, ठीक। अब जो कबीर सुने होंगे सब लोग, इसी के समकालीन थे सिकंदर लोदी के। ठीक है, और सिकंदर लोदी के समय में एक और पुस्तक लज्जत या सिकंदरी का रचना किया गया था, जो संगीत पे बेस्ड है। इसके लेखक कौन है इसकी जानकारी नहीं मिलती है, बस पुस्तक के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिए आप। क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से, तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, सबसे ज्यादा रिपीट करता है आगरा शहर, और दूसरा मठ मस्जिद। ठीक है, गज या सिकंदरी, ये सब बहुत ज्यादा पूछता है। आगरा वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, चलिए अब देखिए जो नेक्स्ट बने शासक वो इब्राहिम लोदी। इसके समय की बात करेंगे तो इब्राहिम लोदी के समय में हुआ क्या कि जो सरदार थे, जो शक्तिशाली सरदार थे, इनको दमन करना शुरू किया। दमन क्या है या कहें उसको दबाना, उसके प्रभुत्व को खत्म करना, वही हुआ दमन करना। तो दमन करने की शुरुआत की। इसे जो सरदार लोग हैं वो खफा हो गए, जो अधिकारी वर्ग है वो खफा हो गए, और यही जो है मतलब इनकी कह सकते हैं गलत नीति या जो भी, वो इनके पतन का और कह सकते हैं पूरे दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बना। ठीक है, हालांकि कुछ इन्होंने क्या कहेंगे कुछ बहादुरी वाला कार्य भी किया है, जैसे इन्होंने ग्वालियर को जीता। इससे पहले कई बार कोशिश किया गया था ग्वालियर को जीतने का, लेकिन नहीं जीता जा सका। ठीक है, और इसने ग्वालियर को जीता। इस समय यहाँ का शासक था विक्रमजीत सिंह। ठीक है, तो ग्वालियर विजय इनके समय की सबसे बड़ी उपलब्धि है, पहले हो नहीं पाया था और इन्होंने जीता। ठीक है, चलिए एक और युद्ध है इनके समय में, घटोली का युद्ध। घटोली का युद्ध, कहीं खटोली लिखा रहता है तो स्पेलिंग क्या करिएगा, कुछ किया भी नहीं जा सकता है। ये युद्ध जो है 1517-18 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये किससे हुआ था, तो बहुत ही चर्चित क्षेत्र है, जानते होंगे, मेवाड़। समझ रहे हैं, याद आ रहा है आपको, राणा रतन सिंह यहीं का शासक हुआ करता था। लेकिन इसके समय में यहाँ पे शासक हुआ करता था राणा सांगा या संग्राम सिंह, इन्हीं का नाम है राणा सांगा।
तो राणा सांगा, मेवाड़ शासक राणा सांगा और यही इब्राहिम लोदी के बीच जो है लड़ाई हुआ। ठीक है, लेकिन इब्राहिम लोदी इतना योग्य था नहीं कि इसे हरा सके राणा सांगा को। तो राणा सांगा की विजय हुई, इनकी हार हुई। ठीक है, लेकिन राणा सांगा का एक हाथ जो है वो चला गया, कट गया। राणा सांगा का एक हाथ जो है वो चला गया, कट गया। अब यहाँ पर देखिए 3 व्यक्ति आए। ठीक है, एक दौलत खान लोधी, नाम याद रखिएगा, अभी आगे भी आएगा। ये पंजाब के सूबेदार हुआ करते थे। इनके चाचा थे आलम खान और फिर ये राणा सांगा। ये 3 इसके जो है बड़े दुश्मन या कहें इसके लिए बड़ा खतरा था। ठीक है, ये जो आलम खान है वो चाहते थे हम शासक बन जाए, दौलत खान लोधी भी चाहता था शासक बने, और रांगा सागर से तो इसकी दुश्मनी है ही, समझ रहे हैं। चलिए, अब इसी समय जो है बाबर का उदय हुआ, और बाबर जो है इससे पहले इंडिया में 4 बार आक्रमण कर चुका था। ठीक है, बाबर 4 बार आक्रमण कर चुका था। अब उसी समय जो है बाबर को बोला गया कि आप आइए और दिल्ली पे आक्रमण करिए। क्या इधर उधर कर रहे हैं आप, दिल्ली पे आक्रमण करिए। ठीक है, लेकिन बाबर पहले इधर उधर का क्षेत्र जीतना चाहता था, अपनी मजबूती, अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता था, तो फिर यहाँ पे आक्रमण करना चाहता था। ठीक है, तो 4 युद्ध उधर करने के बाद 5वीं बार जो है इब्राहिम लोदी या कहें दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण किया, और जो लड़ाई हुआ वो इतिहास में काफी प्रसिद्ध है, जानते होंगे, पानीपत की पहली लड़ाई आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। ठीक है, तो बाबर ने पराजित ही नहीं किया, बल्कि ये इब्राहिम लोदी जो है ना वो मारे गए युद्ध क्षेत्र में, और ये पूरे दिल्ली सल्तनत में इकलौते ऐसे शासक हैं जो युद्ध क्षेत्र में मारे गए। समझ रहे हैं, इससे पहले के शासक क्या हैं, घायल हो जाते थे, बाद में मर जाते थे, वो हुआ, लेकिन युद्ध क्षेत्र में कोई नहीं मारा गया। लेकिन ये युद्ध क्षेत्र में मारे गए इब्राहिम लोदी। ठीक है, और मरते दम तक कह सकते संघर्ष के, लेकिन फिर भी दिल्ली सल्तनत को बचा नहीं पाए, बाबर की विजय हुई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो है पानीपत का युद्ध, फिर हम लोग अगले दिन आएंगे, फिर देखेंगे मुगल वाला। ठीक है, देखिए पानीपत के युद्ध की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए बाबर की सेना जो है वो काफी बड़ी नहीं थी, इब्राहिम लोदी के कंपैरिजन में उसकी सेना काफी छोटी थी। इब्राहिम लोदी की सेना काफी बड़ी थी, लेकिन था क्या कि संगठित नहीं था, प्लस हथियारों की कमी थी। इब्राहिम लोदी की सेना के पास क्या हुआ करता था, तलवार, तीर धनुष, बस यही सब। और बाबर की बात करें तो सेना कम थी, लेकिन पूरी तरह से संगठित था, और इसके पास जो है वो तोपखाना हुआ करता था। तोप जान है, तोप मूवी वगैरह हम जरूर देखे होंगे। तोप टिप्पू सुल्तान जानते हैं, उन्होंने भी तोप का यूज किया था। तो इन्होंने तोप का युद्ध किया, तोप का यूज किया, तोप, बारूद, इस सब का यूज किया, और बाबर के तोप बारूद का कोई जवाब नहीं था इब्राहिम लोदी की सेना के पास। तो एक तरह से लड़ाई एक तरफा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछता है कि ये जो बाबर के तोपची थे, ठीक है, बाबर के जो तोपची थे, दैट मीन जो तोप चलाते थे, उनका नाम क्या था। तो तोपची का नाम याद रखिएगा। ठीक है, काफी पूछता है। तोपची का नाम है उस्ताद अली, ठीक है, और मुस्तफा खान। ये दोनों तुर्की के थे, बाबर की तरफ से लड़ रहे थे, ये तोपची थे। ठीक है, चलिए, तो युद्ध में विजय का कारण, एक कारण ये था आपका तोपची, और दूसरा जो कारण था बाबर की विजय हुई, संगठित तो था ही था, और एक और, 2 और रीजन था। एक आपका तुगलमा युद्ध पद्धति और एक उस्मानी। ठीक है, ये क्या होता है, उस्मानी कहने का मतलब होता है सेना को सजाया कैसे जाए, मतलब सेना को किस तरह से अरेंज करना है, समझ रहे हैं, किस तरह से रखना है। ठीक है, और तुगलमा पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति में होता क्या है कि जो दुश्मन की सेना उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। ठीक है, और वार किया जाता है एकाएक। मान लिया जाए यहाँ पे जो है वो इब्राहिम लोदी की सेना है, ठीक है, और बाबर की सेना चारों तरफ से इसको घेर लिया और अटैक कर दिया। तो ये तुगलमा पद्धति का मतलब वही होता है, चारों तरफ से घेर के वार करना एकाएक। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि ये पद्धति इसने कहाँ से सीखा था। तो उज्बेकिस्तान जानते होंगे, वहां के लोगों को उज्बेकी कहते हैं, तो उसी से सीखा था इन्होंने। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण, ये दोनों ही पूछता है। ठीक, चलिए, और ये पहला एग्जाम्पल है जब भारत में तोप के यूज का उदाहरण मिलता है। वैसे कहीं कहीं आपको हो सकता है बुक में पहले भी मिले,
लेकिन एग्जाम को देखें तो इसी को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आपसे जो है एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, एक नहीं 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपको बताना है कि इस पूरे दिल्ली सल्तनत में कौन सा ऐसा शासक हुआ जिसने परोपकार के कार्य सबसे ज्यादा किए। परोपकार मैंने दूसरों की भलाई के लिए। अब हो सकता है उसने कुछ गलत भी किया हो, लेकिन आपको बताना है कि कौन ऐसा है। ठीक है। और जब मुगल में आएंगे ना, तो मुगल में सबसे अधिक परोपकार के कार्य किए थे किसने? अकबर ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत का अकबर किन्हें कहा जाता है, उन्होंने कई अच्छे अच्छे कार्य किए, वो कौन है। ठीक है, तो ये रहा दिल्ली सल्तनत। और आप लोग यदि कहें तो कमेंट करें, यदि तो हम पूरा दिल्ली सल्तनत को एक साथ मिला करके एक रिवीजन टाइप का वीडियो, जिसमें हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको हम कवर कर दे एक वीडियो रिवीजन के लिए। लेकिन ये तभी होगा जब आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो यदि चाहते हैं ऐसा वीडियो तो कमेंट करिए, अदरवाइज फिर हम लोग अगले पे आएंगे। और झारखंड के बारे में बोल रहे हैं कई लोग, तो हम लोग झारखंड शुरू करेंगे। रोके इसीलिए हैं क्योंकि वहां पे भी हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का इतिहास, और यदि ये सब की जानकारी आपको नहीं होगी तो वहां पे समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये पढ़ाना पहले जरूरी था। ठीक है।